नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं नसीम बुखारी और आज हम बात करेंगे साठी सरकारी अस्पताल के ऊपर। आप सबसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो में इस लाइव सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए अपना बात शुरू करते हैं। लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और अपने बात को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आखिर कब तक सही होगा साठी सरकारी अस्पताल? कब तक होगा समस्याओं का समाधान, यानी कब तक होगा समस्याओं का हल? इन सारे सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे इस लाइव सेशन में। उबैदुर रहमान। तो उनसे बात करने से पहले कुछ बात आपको मैं बता दूं। साठी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे गांवों से जुड़ा हुआ है। उन गांवों के लोग साठी में अनेकों तरह के काम करने के लिए आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताते चलूं, मार्केटिंग करना यानी बाजार करना, या किसी भी तरह के मरीजों की दवा कराने के लिए साठी में आना। और तो और साठी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सड़क यात्रा यानी कि सड़क यातायात, रेल यातायात, जहां से बेतिया, नरकटियागंज, मझवलिया, समस्तीपुर, पटना के लिए ट्रेन जाती है, पटना के लिए बस जाती है। यहां से लोग अपने यात्रा को शुरू करते हैं, सफर करते हैं यहां से। साठी एक ऐसा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की घटना हो जाए, या तो सड़क दुर्घटना हो या किसी अन्य दुर्घटना हो, उसका सही स्वास्थ्य उपचार नहीं मिलने की वजह से वो लोग बेतिया के लिए रुख करते हैं। यानी 30 किलोमीटर उस समय जाना, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो साठी और बेतिया के बीच जाते जाते बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो चलिए हम उन उबैदुर रहमान से बात करते हैं और इस सारे विषयों, सारे सवालों के जवाब पूछेंगे उनसे और इन सारे सवालों को अच्छे से समझेंगे और इन सारे सवालों को एकजुट आवाज बन के इसको आवाज उठाएंगे। जी उबैदुर रहमान, आप अपने पूरे समस्याओं को यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि आप साठी सरकारी अस्पताल में गए थे तो बहुत सारे समस्याओं को देखा अपने आंखों से। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप वहां पे जाके अनेकों तरह के समस्याओं को अपने आंखों से देखा। तो इन सारे समस्याओं को आप बताएंगे। बहुत सारे सवाल है आपसे, हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाएंगे और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको समझाते जाएंगे। जी। जी, सभी दोस्तों को जय हिंद। तो आज सबसे पहले मैं साठी सरकारी अस्पताल की स्थिति बताता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले घर जब गया था तो सरकारी अस्पताल में गया था। तबीयत खराब थी तो मैं खुद गया था तबीयत खराब होने की वजह से दिखाने के लिए। तो मैं सुबह के 11 बजे के आसपास गया था, क्योंकि उस टाइम ये था कि सुबह में अगर निकलता हूँ तो शाम में दिक्कत होती है, क्योंकि शाम में तो हॉस्पिटल खुला नहीं रहता है, सरकारी अस्पताल तो बंद होता है। तो मैं सुबह के 11 बजे निकला। वैसे मुझे तो बहुत पहले निकलना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया। मैं 11 बजे दिन को अस्पताल में गया। तो वहाँ मेरे जाने के बाद मैंने जो वहाँ बैठे थे कंपाउंडर साहब से मैंने बोला कि मेरा पुर्जा लगा दीजिए, मुझे तबीयत खराब है, दिखाना है। तो कंपाउंडर साहब ने मुझे बोला
कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। ये समय लगभग 11 बजे का था, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। यानी कि ये बताइए ओपीडी का टाइम कितने बजे से होता है? ओपीडी का टाइम 8 से 9 बजे के बीच का होता है, मतलब 8-9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 2 बजे तक चलता है। लेकिन डॉक्टर साहब ओपीडी देखने के लिए 2 बजे चले जाएंगे और देखने के लिए वो सुबह 11 बजे तक नहीं आए थे। तो जब ये हुआ मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इनका नंबर ले लेता हूँ, जब डॉक्टर साहब आएंगे तब दिखा लेंगे। ये बात यहाँ मेंशन करना और जरूरी होता है कि मैंने जब उनसे बोला कि मेरा पुर्जा लगा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं पुर्जा नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब आएंगे तो ही लगेगा। यानी कि पुर्जा भी नहीं लगाया जा सकता, डॉक्टर साहब आएंगे तब पुर्जा लगेगा, फिर दिखाया जाएगा मरीज को। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ओपीडी का टाइम अगर 10 बजे से हो, 9 बजे से हो, 8 बजे से हो, तो डॉक्टर साहब 12 बजे आएंगे। डॉक्टर साहब अगर 12 बजे आएंगे फिर 2 बजे चले जाएंगे, यानी 2 घंटे के लिए डॉक्टर साहब ड्यूटी अपना कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि कोई मरीज अगर आता है जिसको सीरियस है, 10 बजे आता है, 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, यानी ओपीडी के टाइम के बाद आता है, तो डॉक्टर साहब का बैठ के वेट करेगा, वो उस टाइम तक जिंदा रहेगा जब तक डॉक्टर साहब ना आए। मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर किसी को सीरियस है तो डॉक्टर साहब के आने तक का इंतजार करेगा। ऐसा कुछ अगर हो तो वही लोग जानते हैं। मरीज को इंतजार कराना, डॉक्टर साहब अपने सहूलियत से आएंगे। डॉक्टर साहब को सरकार ने रखा है, सरकार अपने सहूलियत से और समाज की सहूलियत के रखा है। समाज की सहूलियत के लिए डॉक्टर साहब आए, वो अपने सहूलियत के लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का टाइमिंग बहुत बेकार है। वो एक दिन का नहीं है कि सिर्फ एक दिन हो गया, वो हर रोज का वही हाल है। डॉक्टर साहब सुबह 12 बजे से पहले कभी वहां नहीं पहुंचते, सुबह 11 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते, जबकि ओपीडी का टाइम 3 घंटा निकल जाने के बाद, 4 घंटा निकल जाने के बाद डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में, अस्पताल में उपस्थित होते हैं। तो ये अस्पताल की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। और इस संबंध में मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, या डॉक्टर साहब अगर देख रहे हैं, या हमारे प्रशासन के लोग देख रहे हैं, हमारे विधायिका महोदय देख रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये डॉक्टर साहब जो इतना लेट से आते हैं, या स्थिति ये है सरकारी अस्पताल की, उसको सुधारने की कोशिश की जाए। क्योंकि आपको पता है कि साठी जो है, साठी एक गरीब इलाका है। यहाँ पे लगभग 70% लोग गरीब हैं, और उन गरीबों को इलाज कराने के लिए, उन गरीबों का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में जहां 500-300 रुपया फी होता है, वहां कराना बहुत मुश्किल होता है। और उसके ऊपर से उसके लिए 700-800 रुपये का दवा लेना, ये कितना कठिन होता है एक गरीब के लिए, जो दिन में 300 रुपये दहाड़ी मजदूरी कमाता है, 200 रुपये कमाता है, और वो एक डॉक्टर को 300 रुपया फी दे और प्लस 700-800 रुपया उसका दवा ले। ये कितना कठिन होता है, ये सोचना होगा हमारे समाज के लोगों को, और एकजुट होकर के ये अस्पताल जो है, इसकी स्थिति जितनी दयनीय है, इसको सही कराने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हम लोगों ने इससे पहले लमसम 2-3 बार हम लोग आ चुके हैं साठी सरकारी अस्पताल के लिए लाइव। साठी सरकारी अस्पताल के लिए हम लोगों ने बहुत आवाज उठाया और उठाते रहेंगे लोग, जब तक साठी सरकारी अस्पताल का हालात बेहतर न हो जाए। हम लोगों ने साठी के लिए सांसद महोदय सुनील कुमार जी से भी अनुरोध किए थे लोग, और रेशमी वर्मा जो हमारी विधायिका बनी है, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किए थे लोग, रिक्वेस्ट किए थे लोग। जब तक साठी सरकारी अस्पताल का हालात बेहतर ना हो जाए, तब तक हम लोग इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे लोग। जी, सबसे पहले तो हाँ, हम लोग इससे पहले भी 1-2 बार साठी के अस्पताल के लिए हम लोग लाइव आ चुके हैं फेसबुक पे, और फिर आ जाए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक साठी अस्पताल की स्थिति सही नहीं हो जाती, जब तक हम लोग आने वाले हैं। और जब मैं साठी अस्पताल गया और निरीक्षण किया वहां का, मतलब हालात मुझे जब पता चला, जब मैं उसके खिलाफ मैं सोचा फोन ऑन करूं और मैं स्थिति जानने की कोशिश की, तो मुझे अननोन नंबर से कुछ कॉल्स भी आए। तो मैं उन अननोन नंबर्स वालों से कहता हूं, जब तक साठी को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक अस्पताल जो है सही नहीं हो जाता, आप लोग कितना ही कॉल करें, मुझे
कितना भी धमकी दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग बोलते रहेंगे। आप अगर एक गलतफहमी में है कि डरा देंगे, तो डरने वाले नहीं है। अब हम लोग कुछ जो है सरकारी अस्पताल की सुविधाएं हैं, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारियां क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा कि साठी एरिया में प्रत्येक वर्ष दुर्घटना से अनेकों मौत होना ही है, क्योंकि वो प्राकृतिक देन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है कब किसके साथ क्या हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, है ना। 1-2 महीना पहले बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट से मौत हो गया, सही उपचार ना मिलने की वजह से। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहला ये काम होता है, अगर किसी को किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होता है, तो उसका सबसे पहला प्राथमिक उपचार मिलना उसके लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर उसका ब्लड निकल रहा है, अगर उसको प्राथमिक उपचार उस वक्त नहीं मिलता जिस वक्त सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, तो वह व्यक्ति खुद से नहीं लड़ पाता है, वह अपने मर्ज से नहीं लड़ पाता है। तो उस व्यक्ति के लिए सबसे पहला जो होता है प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है, जो कि अगर साठी में कहीं आसपास अस्पताल ना होने की वजह से नहीं मिल पाता है। अस्पताल है लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो जा करके एक्सीडेंट दिखा करके 3,000 4,000 रुपए में तो अपना दवा करा नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग सीधा रुख करते हैं बेतिया, नरकटियागंज या चनपटिया अस्पताल की तरफ। तो अगर वहां जाते हैं तो वहां जाते जाते बहुत लोगों की जो होती है मौत हो जाती है। मैं इन लोगों से, सभी जो लोग लाइव देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर अभी जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है आज किसी की नंबर है, लेकिन आने वाले समय में याद रखिए अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप भी, ये मैं नहीं कर रहा होना चाहिए, अगर ये तो नेचुरल है, अगर हो जाता है तो आप भी उस समय सोचेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उससे बेहतर यह है कि अभी इस बारे में सोचे और जागरूक हो अस्पताल को अच्छा बनाने के लिए। साठी सरकारी अस्पताल बहुत दिनों से चलता आ रहा है ना। लेकिन साठी सरकारी अस्पताल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही क्यों रहा? इसको उच्च स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला? साठी बहुत सारे गांवों से जुड़ा हुआ है। साठी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसका भी हालात बुरा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जिस रास्ते से, जिस सड़क से नेता जाते हैं, लोग वोट मांगने के लिए भी आते हैं उसी रास्ते से, लेकिन वो हॉस्पिटल, वो अस्पताल नहीं दिखता। इस पे भी कुछ कहना? जी, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो साठी जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 20-30 हजार लोग साठी के ऊपर ही डिपेंड है स्वास्थ्य के लिए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और इस बड़ी संख्या में भी गरीबों की एक बहुत बड़ी संख्या है। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र किया हूं कि लगभग 70% लोग जो है गरीब इलाके से हैं हमारे साठी में। तो उन लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, ये सुनिश्चित करना हमारे नेताओं का काम है, हमारे सरकार का कार्य है। और उसको रिपोर्ट करना हमारे पंचायत प्रमुख का कार्य है कि वो हमारे अस्पताल के सुविधाएं क्या है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जरूरत क्या है, इन सभी सुविधाओं के लिए जो है वो आगे बढ़े और इस काम को करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूं स्वास्थ्य जो है, ये अस्पताल की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो जिम्मेदारियां देखिए, एक तो होता है पोषण अभियान चलाना। पोषण अभियान चलाना, गर्भवती महिलाएं जो है क्या खाएं, उनका स्वास्थ्य कैसा हो,
उनको किस चीज की आवश्यकता है, उनको कितना मात्रा में क्या चीज खानी चाहिए, ये सब जो है अभियान चलाना हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। लेकिन हमारे साठी में मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कोई अभियान चलाया गया होगा साठी में और उस अभियान का नाम पोषण अभियान हो। मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह का कोई अभियान चलाया गया है, मेरे नजरों में भी नहीं ऐसा कोई मतलब मैंने सुना भी नहीं कभी ना कभी देखा है ना। जी, मैं कहता हूँ ये तो एक हो गया पोषण अभियान। दूसरा ये कि साफ सफाई अभियान। सबसे पहला बात कि साफ सफाई अभियान के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले रोक सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर बीमारी होता है तो हम बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें गंदगियों से होती है, और उन गंदगियों को जो है दूर करके लोगों को जागरूक करके कि कैसे हम सफाई कर सकते हैं, हमें खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए, ये सब जागरूक करने का एक पार्ट है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। उन बीमारियों को रोकना हमारे समाज के लिए और जो है हमारा साठी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी कड़ी में एक और आता है बच्चों का ख्याल रखना। जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे जन्म लिए होते हैं नए नए, उनका कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए, वो कैसे हो, उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनका जो है किस तरह से माँ का दूध जो होता है पहले 1 महीने के बाद कैसे उनको धीरे धीरे छुड़ाया जाए, इन सब बातों का ख्याल रखना, इन सब बातों के ऊपर ध्यान रखना, यह हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही भाग है। लेकिन हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देता और जो है दूसरे मुद्दों पे ध्यान देता है, वो किसी मुद्दे को लाइटली लेता ही नहीं। जी जैसे कि आप बहुत सारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके उपलब्ध उस हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, क्या क्या वहां से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं दिखता है साठी सरकारी हॉस्पिटल में। जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साठी सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवा कराने के लिए, दवा तो किसी तरह हो ही जाता है, जो भी बीमारियां हैं वो चेक हो या ना। ये बताएंगे पहले मेरे बात एक सुन लें आप, मेरे साथ भी हुआ है एक बार। जब मैं गया साठी सरकारी अस्पताल में दवा कराने के लिए, तो डॉक्टर साहब तो थे, दवा तो हो गई, लेकिन जब मैं पूर्जा लेके गया खिड़की पे दवा लेने के लिए, तो 5 दवा में से एक दवा मेरे को मिला और 4 दवा बोला गया कि ये चारों दवा आप ये दवा ये दवा ये दवा बाहर से ले लें। तो मैंने पूछा क्यों, तो जो दवा दे रहे थे जो खिड़की पे थे उन्होंने बोला कि दवा नहीं है। लेकिन आप गए थे हॉस्पिटल में तो आपने तो देखा होगा कौन से दवा है कौन से दवा नहीं है ना। जी जी उसकी जो है जो दवा हॉस्पिटल में उपस्थित है उन सारी की लिस्ट है मेरे पास, कौन सी दवा है कौन सा इंजेक्शन है, वो सारी लिस्टें हैं, वो सब बातें तो होती रहेंगी। क्योंकि सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य सुविधा में सबसे पहले लोगों को ये जानना जरूरी है कि अस्पताल से क्या क्या सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए और वो मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो आज हम लोगों को इस सुविधाओं से अवगत कराएंगे। तो मैंने जब सबसे पहले तो बता दिया कि अस्पताल का कार्य क्या है। अब मैं ये बताऊं कि पंचायत जो हमारे प्रमुख होते हैं, पंचायत प्रतिनिधि का क्या कार्य होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो पंचायत प्रतिनिधि का कार्य होता है कि वो सुनिश्चित करें, वो जागरूक करें लोगों को सही पोषण लेने के लिए। ये अस्पताल का भी कार्य होता है और ये हमारे पंचायत प्रतिनिधि का भी कार्य होता है। और साथ ही साथ एक और कार्य होता है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करें कि किसी लड़की का शादी जो है 18 वर्ष से पूर्व न हो, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी नहीं होनी चाहिए। यह हमारे पंचायत प्रमुख का जो है कार्य होता है। इसी के साथ साथ इस कड़ी में एक और आता है, गर्भवती महिला का प्रसव जो होता है वो अस्पताल में या चिकित्सा केंद्र पर होना चाहिए, घर पे जो बहुत सारे लोग कराते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे पंचायत प्रमुख का ही कार्य है ऐसा जागरूक करना। लेकिन सिमरी पंचायत में
किसी भी कारण जो है इस कारण से हो या किसी भी कारण बहुत सारे महिलाओं का जो है मृत्यु हो जाता है, बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इन सब मृत्यु को दूर किया जा सकता है सिर्फ जागरूकता फैलाने की वजह से, और यह सब कार्य जो है हमारे पंचायत प्रमुख का कार्य भी है कि इसी कड़ी में एक और आता है आशा कार्यकर्ता जो हमारे होती है आशाएं, उनका क्या कार्य होता है? तो उनका कार्य यही होता है कि वो सुनिश्चित करें कि जितने भी लोग हों वो प्रोत्साहित करें, लोगों को जागरूक करें कि वो अपना जो है प्रसव किसी स्वास्थ्य केंद्र पर कराएं, ऐसा ना कि घर पे कराएं। और दूसरी साथ साथ फ्री सेवा है उनके लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनकी जो है जॉब सरकारी है, उनको जो है पैसा सरकार देती है, तो इसलिए 8 से 9 बार एक नवजात शिशु के घर जाकर के उसका हालात देखना ये उनका कर्तव्य है, उनका कार्य है। और ये भी फ्री में। ये लोग ना समझे कि ये पैसे लेने की जरूरत है, पैसे देने की जरूरत, कोई पैसा नहीं देने की जरूरत है, वो फ्री में, क्योंकि उनका पैसा इसी कार्य के लिए मिलता है। ये ना समझे कि वो हमारे लिए हमदर्दी करे, वो हमदर्दी करने के लिए ही आशा कार्यकर्ता को बनाया जाता है। और इसी तरह से बच्चों को जो है टीकाकरण कराना, बच्चों का सही समय पे नियमित टीकाकरण हो, ये भी कार्य सुनिश्चित करना हमारे आशा कार्यकर्ताओं का कार्य है। जी। और सबसे पहले इन सब बातों को तो हम देखते रहेंगे आगे भी, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं होता तब तक तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, लाइव आते रहेंगे। इस अपेक्षा में हम इस तरह से एक जो है हेल्थ सिस्टम हमारे पूरे बिहार का क्या है, पूरे बिहार में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का जो है हेल्थ सिस्टम क्या है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे थोड़ी देर। तो देखिए उत्तरी भारत यानी बिहार, उत्तर प्रदेश जी ये सब जो है इन सभी राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। ये सब अपेक्षा के दक्षिण भारत के बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ये किस आधार पे, ये कोई मैं खुद से नहीं कह रहा है, ये इसका जो है आधार है, इसका किस आधार पे कहा गया, क्योंकि आपको पता है 2-3 इसके पैमाने होते हैं। जैसे कि 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले कितने बच्चों की मौत होती है, 1 साल में 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मौत हो जाती है, फर्स्ट। दूसरा, ये कितने माताओं की जो है मृत्यु जो होता है डिलीवरी के समय या फिर उसके 42 दिन बाद तक हो जाता है। तीसरा यह है कि एक महिला के द्वारा एवरी स्टूर पर कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। ये 2-3 पैमाने हैं जिसके आधार पे जो है बिहार और इसके सहित पूरे उत्तर भारत जो है इन सब समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें देखिए कैसे बिहार, उत्तर भारत पीछे है। तो मध्य प्रदेश में 1000 बच्चों में, नवजात शिशुओं में, 1000 नवजात शिशुओं में 48 बच्चों की मौत 1 साल की उम्र पहुंचने से हो जाती है। 1 साल के उम्र होने से पहले ही उन बच्चों की मौत हो जाती है। दूसरा, बिहार भी इसमें पिछले, बिहार में भी 1000 बच्चों में 32 बच्चों की मौत सिर्फ 1 साल उम्र पहुंचने से कब हो जाती है, पहले ही मृत्यु हो जाती है। यूपी में भी इसी तरह से 43 लोगों की मौत हो जाती है। जबकि केरल में, केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ 7 लोगों की मौत, सिर्फ 7 बच्चों की, नवजात शिशुओं की, 1000 में सिर्फ 7 नवजात शिशुओं की मौत होती है 1000 शिशुओं में। दूसरा आता है कि माताओं की मृत्यु दर क्या होती है। तो माताओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर यूपी है, 1 लाख, इसमें 1000 नहीं होता है, 1 लाख माताओं में लगभग 192 माताओं की मृत्यु जो हो जाती है गर्भवती यानी डिलीवरी के समय हो जाती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 173 माताओं की मृत्यु हो जाती है 1 लाख में। इसी तरह से बिहार में 149 माताओं की मृत्यु 1 लाख माताओं में डिलीवरी के समय हो जाती है। जबकि यही डाटा जो है केरला के अंदर सिर्फ 42 है, 1 लाख माताओं में सिर्फ 42 माताएं जो है डिलीवरी के समय मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाता है उनका। तमिलनाडु में 63 माताओं की मौत इस कारण हो जाती है।
यह जो है, यह समस्याएं क्यों है, इन समस्याओं का समाधान क्या है, ये समस्या क्यों है, इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा वक्त और चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस कड़ी में ये आता है कि जो होता है डिलीवरी अप्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा। अप्रशिक्षित यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ ढंग नहीं होता है, वो महिलाएं, गांव की महिलाएं, अप्रशिक्षित जो कर्मी होती है, वह बिहार में सबसे ज्यादा अप्रशिक्षित महिलाएं, अप्रशिक्षित लोग, अप्रशिक्षित कर्मी डिलीवरी कराते हैं, सबसे ज्यादा बिहार में। जबकि सबसे कम यही केरल में होता है, वहां पे जो प्रशिक्षित होते हैं वही लोग डिलीवरी का कार्य देखते हैं। यह बिहार में सबसे ज्यादा होता है। एक महिला के द्वारा जो होता है बिहार में एवरी स्टोर पर अपने जीवन काल में लगभग 3.2 बच्चों को जन्म दिया जाता है। यह भी हाई लेवल है। इन सब पैमानों से पता चलता है कि बिहार के साथ उत्तर जो है भारत है, वह स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। अब आते हैं आखिरकार किस पैमाने से हम इसको सही कर सकते हैं, इस पैमाने को किस तरह से सही कर सकते हैं। जो है पश्चिम भारत, दक्षिण भारत जो है इस हेल्थ केयर में क्यों आगे है हमसे, उनकी क्या खूबियां हैं, इस बात पे तो सबसे पहले वहां के नेताओं का जो होता है, वहां का पॉलिटिक्स जो होता है, उनका सबसे सर्वप्रथम कार्य लोगों का जो है अच्छा स्वास्थ्य है। वहां के नेताओं का सर्वप्रथम कार्य लोगों का अच्छा स्वास्थ्य है। 1970 से पहले से ही वहां कैंप लगाए जाते हैं, वहां लोगों को जागरूक किया जाता है। जो है फैमिली प्लानिंग ड्राइव्स भी किए जाते हैं ताकि जनसंख्याओं को रोकी जा सके और उन जनसंख्याओं को रोकने से वहां की स्वास्थ्य सुविधा को अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके। इसी तरह से वहां एक और अच्छा कार्य किया जाता है। वहां सरकार सीरियस है, इसी तरह वहां के एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियस है। वहां दो जिलों के बीच या सभी जिलों के बीच जो रहता है स्वास्थ्य कैंपेन यानी स्वास्थ्य प्रतियोगिता कराया जाता है। जो जिला स्वास्थ्य प्रतियोगिता में सबसे बेहतर करता है उसको सम्मानित, उस जिले को सम्मानित किया जाता है। वहां के जो है हेल्थ सेक्टर के लोगों को सम्मानित किया जाता है, जिससे वहां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रहती है। ये बिहार को या फिर उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे और इन सारे बातों से बिहार को सीख लेना चाहिए, है ना। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे राज्य में सरकार को जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे पहला जो कड़ी है स्वास्थ्य का, वो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो सबसे पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे बिहार सरकार को ध्यान देनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अच्छा सुविधाएं मिले, इस पर सोचना चाहिए। और जो होता है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि साफ सफाई से बहुत सारे बीमारियों को पहले से दूर किया जा सकता है। गांवों को सैनिटाइजेशन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए सारे गांवों को, सारे लोगों को सफाई से रहने का, हाथ धोने का या फिर शौच करने के नियमों को बताया जाए और खाने से पहले हाथ धुलना, खाने के बाद की गतिविधियों को सुनिश्चित करना, ये सब जो है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की के कार्य के अंदर आता है, जो कि जागरूक करना हमारे स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है, वो करना चाहिए। इसी में सरकार को स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य जो है एक बहुत बड़ा इशू रहा है पूरे बिहार का, तो जो है स्वास्थ्य पे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। जो सबसे कम जो है बहुत कम सरकार स्वास्थ्य पे खर्च करती है। इस तरह से स्वास्थ्य को हम लोग बिहार में सुधार सकते हैं। हम लोग बिहार सरकार से आग्रह करते हैं और हमारे प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि जो लोग हमारे इस वीडियो को सुने, कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद तो हमारे साथी जो है हॉस्पिटल का, हमारे सरकारी अस्पताल का भ्रमण करें और भ्रमण करके हमारे सरकारी अस्पताल को एक उच्च स्वास्थ्य केंद्र बनाने की कृपा करें। आप लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोग हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे। और अगर आप लोगों को हमारी बातें पसंद आई हो और आप लोग भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य, अगर आप लोगों की भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मसला है, इसको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हम लोग जो है फैलाएं, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे वीडियो को शेयर करें
और हमारा सपोर्ट करें। जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, या हमारे जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के या भारत के, हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पास ये वीडियो पूगे और हमारे साठी स्वास्थ्य केंद्र का जल्द से जल्द अच्छा स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले, उच्च स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले, और जो हमारा साठी सरकारी अस्पताल का हालात जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में जल्द काम शुरू हो, उसके सुधारने के जी, लिए जल्द काम शुरू हो। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि सरकारें जो है बहुत सारी स्कीम चलाती हैं जिससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस फायदा नुकसान जो है सरकार को भी पता नहीं है। तो जो भी स्कीम चलाया जाए उसको संख्या में गिनवाने से कि हमने इतना स्कीम चलाया है, इससे ज्यादा बेहतर है कि उस स्कीम से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उस स्कीम से अगर फायदा हुआ तो उस स्कीम को बड़े पैमाने पे फैलाया जाए, अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो उसके जगह पे दूसरा स्कीम चलाया जाए जिससे लोग जागरूक हों। यह सुनिश्चित करना एक बहुत ही आवश्यक है। इसकी आवश्यकता है कि हम जो भी स्कीम चलाएं उसके फायदे को देखें, अगर उससे हमें कुछ फायदा होता है तो उसको बड़े पैमाने पर फैलाएं। स्कीम की संख्या गिनाने से नहीं बल्कि उसके फायदे से हमको मतलब होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो हमारे विधायक, एमपी, एमएलए जो भी हैं उनके पास ये वीडियो पूगे, और हमारे साठी सरकारी अस्पताल के लिए सोचे और जल्द से जल्द हमारे साठी सरकारी अस्पताल का काम शुरू करें, यानी कि जो हमारे साठी सरकारी अस्पताल का हालात बुरा है उसको बेहतर करने की काम शुरू करें। जी, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और उन सारे मुद्दों पे हम लोग लाइव आएंगे जरूर। जी, जैसे कि सबसे जो है मैं थोड़ा बात बता दूं कि इंसान वेलफेयर फाउंडेशन इस मुहिम का एक हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। हमेशा गरीबों के साथ साथी के या किसी भी इलाके के, कहीं के भी पूरे इंडिया के अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत होती है तो इंसान वेलफेयर फाउंडेशन जरूर वहां हाजिर होता है और उसका जो है समाधान निकालता है। तो इंसान वेलफेयर फाउंडेशन जो है सेमरी साठी वेस्ट चंपारण बिहार में स्थित है, नट मोहल्ला सेमरी साठी। तो अगर किसी तरह से आपको समस्या है तो हमारे कमेंट में जाकर कमेंट करें, और इंसान वेलफेयर फाउंडेशन का जो है किसी तरह से आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करें और जो है हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी, जैसे कि इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में उबैदुर रहमान ने बताया, अगर आप भी चाहते हैं इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ना तो आप पेज को सबसे पहले लाइक कर लें, और वहां पे नंबर है, आप बात कर सकते हैं, इंसान वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और गरीबों का एक मसीहा बन सकते हैं, गरीबों को मदद कर सकते हैं अपने द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये बात हम लोगों ने बार बार बोल रहे हैं लोग, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जो भी एमपी एमएलए हैं उनके पास ये वीडियो पुगे, हमारे साठी सरकारी अस्पताल पे उनका नजर दौड़े। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।